अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बयानिया के साथ मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, किसी भी हुकूमत की अगर परफॉर्मेंस को जांचना हो तो बेहतर आवाज़ पार्लिमान में हो या फिर अवाम में हो, वो अपोजिशन होती है। लेकिन यहाँ पर अपोजिशन खुद अपने आप को डिफेंड भी कर रही है और तजब्जब का भी शिकार है। हमने देखा था कि पीडीएम की सूरत में एक तहरीक शुरू की गई थी जो कि अब खुद लगता है कि इख्तलाफात का शिकार हो गई है, और इसमें सबसे बड़ी गेम चेंजर जो पार्टी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिसका पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त बड़ा स्टेक भी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइंदा क्या फैसले कर सकती है, पार्लिमान में भी और अवाम में भी, सड़कों पर भी, और आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी, आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब कमर उस्मान कायरा साहब, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर भी हैं। कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया जी कायरा साहब, सबसे पहले तो मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, आपने भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट देखी होगी। इस वक्त पीटीआई की ये रैंकिंग में इजाफा हुआ है और मज़ीद गिरी है। करप्शन के जो करप्शन का जो उनका नारा था, करप्शन ख़त्म करेंगे, बल्कि अब बदतर होती जा रही है। तो आप इस परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि इनके खिलाफ एक आलमी इदारे ने रिपोर्ट दी है। मैं वैसे इन इदारों का अपनी गवर्नमेंट में भी खिलाफ था और आज भी इन पे ट्रस्ट करता पूरी तरह। देखिए, मसला क्या है, आप इदारों को छोड़ दीजिए, आप इनको देखिए कि लोग इनके बारे में क्या तासब दे रहे हैं, आम आदमी की जिंदगी में क्या है। आप किसी सरकारी दफ्तर चले जाइए, आप लाहौर में हैं तो एलडी में चले जाइए, आप किसी पुलिस स्टेशन पे चले जाइए, आप जिला कचहरी में चले जाइए, आप किसी अस्पताल में चले जाइए, किसी इदारे में चले जाइए, लोगों से पूछिए कि लोगों की जिंदगी में तलखी भरी है कि बेहतरी आई है, करप्शन बढ़ी है कि कम हुई है, रेट बढ़े हैं कि कम हुए। तो लोगों की जो राय होगी ना, वो मोतबर होगी और वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का सही इंडिकेटर होगा। उससे चेक कर लीजिए। पाकिस्तान के लोग तो दुहाई दे रहे हैं कि आज करप्शन रेट बढ़ गए हैं हर जगह पे। ये रिपोर्ट को एक तरफ छोड़िए, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं। गुज़िश्ता 20 सालों में परवेज मुशर्रफ की भी हुकूमत रही, वो भी इक़्तिदार में रहे, पीएमएलएन भी इक़्तिदार में रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी दौर रहा, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी है। किस दौर में सबसे ज्यादा करप्शन हुई और कौन सा हुक्मरान आप कहेंगे बदउनवान रहा ज्यादा? आपको होगा, हालांकि इस मुल्क के करप्ट तरीन हुक्मरानों में उनका शुमार होता है, लेकिन मेरी राय को छोड़ दीजिए। मैं फिर कहूंगा, एक शेर है कि सुनो तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या, कहते तुझको खल्के खुदा गायबाना क्या। ये है असल मिसदाक। आप बाहर निकल के लोगों से पूछिए, पाकिस्तान के लोग इस हुकूमत के अवाम की तर्जुमानी कर रहे हैं ना, आप भी तो उसी अवाम की तर्जुमानी कर रहे हैं। जाहिर है आप अवामी नुमाइंदे हैं, एक बड़ी पार्टी के रहनुमा हैं। मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जमात के साथ मुंसलिक हूँ। मैं एक जमात के साथ मुंसलिक हूँ, मेरी राय बाइस्ड होगी, मेरी राय तो उस जमात के हक में होगी, अपने मुखालिफ होगी। मैं तो मौजूदा हुकूमत का क्रिटिक हूँ, कोई अपने इत्तेहादियों को अपनी राय नहीं दे रहा। मैं तो कह रहा हूँ आप लोगों की राय देखिए। अगर लोगों की जिंदगी में आसानियां और बेहतरी हुई है, महंगाई कंट्रोल हुई है, बेरोजगारी कंट्रोल हुई है, स्कैंडल कंट्रोल हुए हैं, हुकूमत करप्शन के खिलाफ उनका अज़्म है कि मुल्क से करप्शन खत्म होगी, और इसके लिए एक ब्रॉडशीट भी आई है, ब्रॉडशीट स्कैंडल भी सामने आया, और हुकूमत ने ब्रॉडशीट स्कैंडल के हवाले से एक कमीशन तश्कील दे दिया है जो कि इंक्वायरी करेगा। तो उसकी सरबराही जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब कर रहे हैं। पीएमएलएन को तो इख्तलाफ है इसकी सरबराही से, जस्टिस सईद अजमत साहब की। क्या आप इख्तलाफ करते हैं, एतमाद करते हैं जस्टिस साहब की शख्सियत पर? डिटेल पैसे कहां से आए, कहां गए, सारी तफसील जमा कराई गई है और इनको कहा गया इसको रिबट करें। हमारे खिलाफ जो कागज की दरखास्त दी गई है कि फलां बंदे ने कहा, मैंने सुना फलां प्रोग्राम में किसी एंकर ने ये बात की, उसकी बुनियाद पे सिर्फ इसलिए कि चीजें उलझ जाएं, डिबेट एक लंबी हो जाए और इनके ऊपर फोकस ना रहे। ये कमीशन भी ऐसा ही है। ब्रॉडशीट का बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए, और जितनी इंक्वायरियां करानी है 1947 से लेकर आज तक की इंक्वायरियां कराएं, लेकिन ये देखें कि ये कमीशन क्यों बना। अच्छा। हुआ ये कि जब ब्रॉडशीट का इशू खुला जी, तो मोहब्बसावी साहब ने इंटरव्यू दिए और उसके इंटरव्यू में उसने कहा कि मुझसे इस हुकूमत ने पैसे मांगे, जब मुझे पैसे मिले
तो इनके लोगों ने मेरे पास फलां फलां लोग आए और उन्होंने मुझसे पैसे तलब किए, मांगी, और लोगों ने थी। अब तो बिहार ने भी नोटिस दे दिया रैब को कि आपने विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट किए बगैर पैसे कैसे दे दिए हैं। तो ये इनडिसेंट हेस्ट जिसे कहा जा सकता है, इस हेस्ट की वजह क्या है? तो अब जनाब उन्होंने क्या किया, बजाय इसके कि वो स्पेसिफिक पॉइंट को अलग करके इस पे इसकी इंक्वायरी कराते, किस तरह आपकी हुकूमत में ये हुआ, ये मामला तो क्लियर करो। जब फंस गए हैं तो अब इसको इतना इलाज कर दो, एक बड़े ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दो कौम को। पहले तो कौम आपको देख नहीं सकी, अब हर मामले में नाकाम हुए हैं, अब एक और इशारा करके उस तरफ भगा दिया है कि जी अब जो काम हो गया अब सारे पकड़े जाएंगे। लेकिन कायरा साहब वो कहते हैं कि उन्होंने लेकिन जिस काम के लिए ये कमीशन बना वो तो खोलें। लेकिन कायरा साहब, इमरान खान साहब कहते हैं कि उनका हुकूमत में आने का एक ही मिशन है और वो ये है कि करप्शन मुल्क से ख़त्म करनी है, और ये काम करने के लिए उन्होंने ये कमीशन बना दिया है। जो केसेस अब बंद हो चुके थे जिसमें सरे महल भी है और इसके अलावा हुदैबिया पेपर मिल का भी केस है, स्विस अकाउंट्स का केस है जिसमें आपके एक वज़ीर आज़म को रुखसत भी होना पड़ा ख़त ना लिखने की पादाश में। अब वो केसेस दोबारा खुल रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मानना है। मैं इसका वजाहत कर चुका कि जिस केस की इंक्वायरी करानी है करा लो। हमारे खिलाफ तो केसेस आलमी हालतों में जो थे दुनिया में, वहां पे भी हम बरी हुए, यहाँ से भी बरी हुए, फिर खोलो। लेकिन जिस काम को आपने अंजाम देने के लिए मौजूदा इशू छिड़ा, उस इशू को तो आप गायब ना करो ना। इशू क्या है? ये इशू है कि ब्रॉडशीट में मुसावी ने कहा कि मैंने कुछ चीजें डिटेक्ट की, कुछ लोगों ने पैसे कवर किए, हमने उन्होंने कमीशन मांगी तो मैंने इनकार कर दिया। उसके बाद फिर केसेस हो गए और इन्होंने बड़ी जल्दी में उसको पैसे दे दिए, रूल प्रोसीजर वायलेट किए। उस मामले की इंक्वायरी करानी थी कि वो कौन लोग हैं। अब आप चले गए कि जी अच्छा बताओ वो कौन कौन थे जिनके आपके पास सबूत थे। अच्छा जी सरे पैलेस, अच्छा जी बनामा केस, अच्छा जी फिलहाल वो भाई सब कुछ करो, कोई एतराज नहीं है। लेकिन एक तो पहले कि कमीशन न्यूट्रल जजेस का हो जो सबका एतमाद रखते हो, और दूसरा ये मामला बाकी मामलों से अलग करो। ये मामला जो करंट है इसके ऊपर तो बात करो, बाकियों के ऊपर आप इंक्वायरी कराओ, में तो कोई एतराज नहीं है। राइट। पाकिस्तान लेकिन ये नहीं कराएंगे जी। पाकिस्तान पीपल्स, इसलिए कि इनके हाथ साफ नहीं है। जी बिल्कुल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा से हमने देखा है कि एहतसाब के हक में एहतसाब के साथ खड़े रहे हैं और एहतसाब होता भी रहा है, चाहे उसमें फैसला कोई भी ना हो सका हो, चाहे साबित कुछ भी ना हो सका हो। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर ही कहा जाता है कि सबसे करप्ट दौर था, लेकिन शायद कुछ साबित भी ना हो सका। किस तरह से राजा रेंटल से लेकर अजब करप्शन की गजब कहानियां भी हम सुनते रहे। लेकिन अगर सेनेट इलेक्शन की हम बात कर ली जाए तो सेनेट इलेक्शन, क्योंकि अब सेनेट इलेक्शन होने जा रहे हैं, आज हमने देखा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि बोलियां लगना शुरू हो गई हैं, मुझे भी ऑफर्स की गई हैं, तो इसको रोकने के लिए ओपन बैलेट होने चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ओपन बैलेट के खिलाफ क्यों है? अब जैसे कि सदाती रेफरेंस गया और सिंध हुकूमत ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसकी मुखालफत की है, आखिर क्या वजह है? हॉर्स ट्रेडिंग तो आप लोग भी कहते रहे कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो। मिसाके जमहूरियत जो हुआ उसमें भी यही एक शिक थी कि सेनेट के इलेक्शन में करप्शन रोकने के लिए जो सेनेट इलेक्शन में तरमीम की जानी चाहिए वो आप लोग कर ना सके। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत करने जा रही है, तो आप लोग इस पर एग्री क्यों नहीं हो रहे? इसलिए नहीं हो रहे कि ओपन बैलेट के जरिए इलेक्शन नहीं होते। ये ट्रांसफरेबल वोट है, इसको इस तरह नहीं किया जा सकता। इस हुकूमत के अपने हाथ और अपने इरादे साफ नहीं है। इन्हें पता है कि इन्होंने जो माहौल खड़ा किया है उस माहौल में ये बेल मंडे नहीं चढ़ेगी, लेकिन उन्होंने बहस इसलिए छेड़ी है और पार्लियामान में ये बिल इसलिए लेके आए हैं कि कल हमने हॉर्स ट्रेडिंग करनी है। जिस तरह अब अपोजिशन के मेंबरों को सूबाई असेंबलियों से भी राब्ते हो रहे हैं, मरकज में भी राब्ते हो रहे हैं, कुछ मुलाकातें भी आप सब देख रही हैं कि वजीर आजम साहब जी जो खुद सारे MNAs MPs को जो डेवलपमेंट की ग्रांट मिलती थी उसके हमेशा खिलाफ थे कि ये करप्शन का बड़ा गढ़ है, आज उन्होंने 50-50 करोड़ हर MNA MPA को देने का ऐलान कर दिया है। तो ये खुद सारा कुछ इसलिए कर रहे हैं कि ये हॉर्स ट्रेडिंग करे। कल जब ये एक्सपोज होंगे तो फिर ये कहेंगे कि हम तो कहते थे कि इसको ओपन बैलेट कर ले, लेकिन ओपन बैलेट बेसिकली जो राय आमा के कवानीन है, दुनिया में राय आमा जांचते हैं कि उन कवानीन के खिलाफ है। लिहाजा इस पे हमारे प्रिंसिपल पोजीशन है
और हुकूमत अगर साफ हाथों से होती तो ये पहले कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज की सूरत में ले आते, अपोजिशन उस पर बात कर लेती। अब पहले आप भाग के गए सुप्रीम कोर्ट, वहां से तो मिला कुछ नहीं, इलेक्शन कमीशन ने भी इसकी मुखालफत कर दी। अब आप इसको असेंबली में लाके सिर्फ अपने आप को साबित करेंगे कि देखिए जी हमने तो कल भी कहा था कि ओपन बैलेट कर ले, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आज हम पे इल्जाम लगाते हैं, सिर्फ इसका मकसद यही है। राइट, तो फिर किस तरह से आप हॉर्स ट्रेडिंग को रोकेंगे? आपके भी सूबाई असेंबली के मेंबर वजीर आला पंजाब से मिले हैं, रहीम यार खान से, तो इस तरह से जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो चुका है। पैकेजेस भी आपने खुद कहा दिए जा रहे हैं, तो आप हॉर्स ट्रेडिंग को कैसे रोकेंगे? क्या तरीकाकार है आपके पास कि आप इस हॉर्स ट्रेडिंग को रोकेंगे? देखिए मेरे पास तो कोई तरीका नहीं है, पाकिस्तान के अवाम के पास तरीका है। पाकिस्तान के अवाम उन नारे मारने वालों को, जमातों को, उन नारे मारने वालों को जो कहते थे हम करप्शन खत्म करेंगे और करप्शन बढ़ गई है, जो कहते थे महंगाई खत्म करेंगे, महंगाई बढ़ गई है, जो कहते थे बेरोजगारी खत्म करेंगे, बेरोजगारी बढ़ गई है, जिन्होंने हर इशू पे कौम को चीट किया है, पाकिस्तान के अवाम को चाहिए कि उनके गिरबान पकड़े ताकि उनकी अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी हो। इसके अलावा और क्या है? वरना ये तो चीट करते रहेंगे, पहले भी चीट करते रहे, आइंदा भी करते रहेंगे। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी राब्ते कर रही है इस तरह मुख्तलिफ जमातों से? जाहिर है जोड़ तोड़ तो सारी जमातें करती हैं, और मोहतरमा हमारा ये किरदार नहीं रहा। हम जमातें तोड़ने और वफादारियां तब्दील कराने के खिलाफ हैं। हमारी जमात के खिलाफ हमेशा ये काम हुआ। हम इस तरह किसी जमात के लोगों के साथ उनकी वफादारियां तब्दील कराने के लिए नहीं जाते। हाँ, इनके कुछ जमातों के साथ राब्ते करना हमारा हक है। वो भले हुकूमती इत्तेहादी हो तो हम उनके पास जा सकते हैं, क्योंकि उनका हर इशू के ऊपर इत्तेहाद नहीं है, उनके साथ बात हो सकती है। अदरवाइज इस तरह राब्ते जिस तरह वो करते हैं खरीदो फरोख्त, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन कायरा साहब, हमने देखा है कि बलूचिस्तान में भी जोड़ तोड़ करके PMLN के जो दौर में बलूचिस्तान की हुकूमत ख़त्म की गई थी, और ये जोड़ तोड़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही किया था। तो ये मिसाल तो मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। देखिए, पहली गुजारिश ये है कि मैं उसका शाहिद नहीं हूं, ये इल्जाम जरूर है। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था। और माजी में होने वाली किसी गलती को मुस्तकबिल की गलतियों की बुनियाद नहीं बनानी चाहिए। गलतियों से सबक सीख के उनसे दूर होना चाहिए। जी राइट। लेकिन आप जिस तरह से अगर हम आगे बढ़ें और बात करें कि इस वक्त PDM के हवाले से, और PDM 2 दिन से मंजरे आम पर नहीं है, गायब है, क्या वजह? PDM हर वक्त को सड़कों पे रहेगी जी। PDM अपनी जगह पे मौजूद है। PDM ने टाइम दिया हुआ है। हमारा 9 तारीख को जलसा है, हमारा 13 तारीख को जलसा है, हमारा 23 तारीख को जलसा है, उसके बाद हमारे 28 तारीख को जलसों की एक शेड्यूल है पूरा, और उसके अलावा 4 तारीख को हमारी मीटिंग कन्वीन हो रही है। किसने आपको कह दिया कि PDM गायब हो गई है 2 दिन से, और कौन से 2 दिन? जी, ये लास्ट 2 डेज की बात कर रही हूँ, लेकिन जिस तरह से हमने देखा है कि लास्ट 2 डेज में क्या होना चाहिए था? क्या PDM हर वक्त सड़कों पे रहे? क्या PDM हर वक्त मीडिया पे रहे? क्या हर वक्त मीटिंगें करती रहे? ऐसे नहीं होता ना जी। ठीक है बिलावल साहब, जैसे कि बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि जो काम एक चाय की दावत पर हो सकता है वो 10 जलसों में नहीं हो सकता, तो फिर 10 जलसे करने की जरूरत ही क्या है? पहले क्यों किए? अब भी आप कह रहे हैं कि करने जा रहे हैं, तो फिर जरूरत क्या है? एक चाय की दावत ही ठीक है। उन्होंने ये बात जिस सेंस में कही है उसको समझिए। जलसे हैं, जुलूस भी हिस्सा है, रैलियां भी हिस्सा है, और अगर आप मुज़ाकरात करके, अगर आप हुकूमती इत्तेहादियों को चाय पे बैठ के गप लगा के उनको कन्विंस करके इस हुकूमत से अलग कर दे और इनके खिलाफ अदम एतमाद फाइल कर दे, तो ये हुकूमत गिर जाएगी। ये बात कही जा रही है, जिस तनाजुर में ये बात है उसको उस तनाजुर में लेने की जरूरत है। जी ठीक है जी। कायरा साहब, यहाँ पे एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो तहरीके अदम एतमाद लाने का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मकसद क्या है? क्या एजिटेशन की सियासत से अपोजिशन को दूर करना है, या वाकई ही तहरीके अदम एतमाद के लिए कोई उनके पास मास्टर प्लान है वजीर आजम को और स्पीकर को घर भेजने का? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास तहरीके अदम एतमाद लाने के लिए क्या कोई मास्टर प्लान है, और इस मास्टर प्लान का खुलासा कब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकती है, या महज सिर्फ और सिर्फ एजिटेशन की, ऑपोजिशन की जो सियासत है तहरीक की, उससे पीछे हटना है, पीछे हटने का एक कदम हो सकता है। कायरा साहब, तहरीके अदम एतमाद लाने के हक में आपके अपने ही इत्तेहादी नहीं हैं, इस तहरीक के जो हिस्सेदार हैं वो नहीं हैं, तो आप उनको किस तरह से कन्विंस करेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर ये ऑप्शन दे रही है तो इसकी कोई प्लानिंग है, कोई क्या इसके लिए कोई प्लानिंग की गई है कि किस तरह से हो सकता है मुमकिन? पहले तो मोहतरमा ये है कि जब हमारी ये पीडीएम बनी थी जी तो जी। उस एपीसी में एक बुनियादी डॉक्यूमेंट साइन हुआ था 26 पॉइंट्स का, जिसमें इस हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट थी और जिसमें वे फॉरवर्ड था कि हम क्या करेंगे। उसमें जलसे थे, जुलूस थे, रैलियां थी, हुकूमत को असम्बलियों के अंदर और बाहर टफ टाइम देना था, अदालतों में केस डालने थे, नैब की बातें थी, अदम एतमाद की तहरीक थी और जरूरत पड़ने पर इस्तीफों का ऑप्शन था। सो हम कोई नया आइडिया नहीं दे रहे। पहली नंबर पे ये ऑलरेडी हमारी हिकमत अमली का हिस्सा है। ये तो अदम एतमाद का नाम आया है तो पंजाब के अंदर भी बोरियां खुल गई हैं और बोलियां लगना शुरू हो गई हैं, और सीएम साहब ने और गवर्नर साहब ने अपने दरवाजे खोल दिए एमपीएस के लिए, और वजीर आजम ने भी ग्रांटें बांटना शुरू कर दी। वो वजीर आजम जो इन ग्रांटों को, जो एमपीएस, एमएनएस और सेनेटर्स के फंड को करप्शन का गढ़ समझता था, आज वो खुद खड़े होकर 50-50 करोड़ का ऐलान कर रहा है। तो ये अदम एतमाद की तहरीक का ही नतीजा है ना कि हुकूमत पे लर्जा तारी हो गया है और अपना एक और बड़ा यू टर्न लेने पे मजबूर हो गए। लेकिन जाहिर है ऑपोजिशन को तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर इस तरह से वजीर आजम साहब तो अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी मजबूत कर रहे हैं। ये आपको नहीं पता, हमें फायदा होगा। ये सियासी काम है, हमें पता है क्या उससे क्या फायदा होगा। जी ठीक है, लेकिन आपका जाहिर है टारगेट तो वजीर आजम को हटाना है, इसका कोई बैकडोर तो फायदा हासिल करना नहीं है। तरीकाकार होगा ना। ये तरीका कोई ये तो नहीं होता ना कि हमने किसी को धक्का देकर कुर्सी से गिरा देना। आप उसके लिए मुख्तलिफ तरीकाकार इख्तियार करते हैं, वो आपके साथ मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकता, वो पीडीएम की मीटिंग में शेयर करेंगे इंशाल्लाह, फिर आपको बताएंगे। जी जी जरूर कायरा साहब, लेकिन जाहिर है इस पर बात तो हो सकती है ना कि नंबर गेम की बात है, तो आप इत्तेहादियों को किस तरह से कन्विंस कर सकते हैं अपने साथ लाने के लिए? इस वक्त सेनेट के इलेक्शन भी है, वहां पर भी बोली शुरू हो चुकी है, वजीर आजम साहब खुद कह रहे हैं, तो तहरीक अदम एतमाद के लिए क्या ऑपोजिशन के पास आप वीक पिच पर नहीं है? देखिए मोहतरमा, जो हुकूमत होती है ना वो अक्सरियत की हामिल होती है जी, लेकिन हुकूमत के अंदर जो क्रैक्स हैं, उनके जो एमएनएज एमपीएज उनसे बिखरे हुए हैं, उनके इत्तेहादी उनसे नाला हैं, और हुकूमत के अंदर से बहुत सारी डिसेंटिंग वॉइसेस हैं, उनकी बुनियाद पे आप फैसले करते हैं। ये सियासी फैसला है। और मैंने अर्ज किया कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की हुकूमत जो थी उसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई, वो तहरीक फेल हो गई जी, लेकिन 2-3 महीने के बाद मोहतरमा की हुकूमत चली गई थी, हुकूमत नहीं बच सकी थी। तो ये बहुत सारी वो तरीकेकार होते हैं। जिस तरह आपको सहाफत के असूल पता है, हमें सियासत के जो कानून है या असूल है उसका पता है। तो इंशाल्लाह हम अगर बात कर रहे हैं तो अप्रोप्रिएट फोरम से हम उसकी तफसील भी खोलेंगे। आपके साथ अभी शेयर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से बातें नहीं करनी, हमने पीडीएम की मीटिंग में बैठ के बातें करनी है और फिर वहां के फैसले आपसे शेयर करने हैं। जाहिर है, लेकिन एक तहफ़्फ़ुज़ात आपके जिन इत्तेहादियों के साथ आपने शेयर करना है उनको भी है, और उनका ये कहना है कि जिस तरह से सेनेट में हमारे पास नंबर पूरे होने के बावजूद भी हम उसमें कामयाब नहीं हो सके थे, इस तरह से इसमें भी हमें नाकामी होगी, तो हम बजाय के ऑपोजिशन और हमारी तहरीक स्ट्रॉन्ग हो, हमें नाकामी का सामना करना पड़ेगा। उसका जवाब भी हम उनको देंगे। और एक बात याद रखिए कि इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगे रहे, अयूबी मार्शल लॉ था, ज़ियाई मार्शल लॉ था, मुशर्रफ का मार्शल लॉ था, बहुत सारे और जाबराना अदवार थे। एजेंसियां जिस तरह हमारी जमात के पीछे पड़ी रही, जिस तरह हमारे साथ जुल्म होते रहे, तो इसका मतलब है हमें तो छोड़ के बैठ जाना चाहिए ना कि जी बड़े ताकतवर इदारे बैठ गए हैं, अब उनके तो सरबराह खुद हुकूमत के हुक्मरान हो गए हैं, अब एजेंसियां भी उनके साथ हैं, अब तो सिविल लोग भी उनके साथ हो गए, उनकी जमातें भी बन गई, तो इसलिए अपोजिशन को तो अब छोड़ देना चाहिए। तो क्या इस तरह होगा? क्या आपके ख्याल में ये निजाम दुरुस्त है? क्या जो कुछ हो रहा है ये दुरुस्त है? और ये दुरुस्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पाकिस्तान के अवाम को मुतहर्रिक करना पड़ेगा, वो काम हम कर रहे हैं। इनको असेंबलियों में टफ टाइम देना पड़ेगा, वो काम हम कर रहे हैं। इनके खिलाफ लोगों को रायामा हमवार करनी पड़ेगी, ये काम हम कर रहे हैं। तो रायामा हमवार कैसे होती है? जलसों से, जुलूसों से,
मीडिया के जरिए मकालमे से, और क्या तरीका है? या ये जो बहस छेड़ी गई है मीडिया में कि जी इससे तो कुछ, जलसों से तो कुछ नहीं होता, रैली से कुछ नहीं होता, अदम एतमाद से कुछ नहीं होता। अच्छा, इसका मतलब हम बैठ जाएं, छोड़ दें और हम समझते हैं जो कुछ हो रहा है ठीक है, होने दें। अगर उससे नहीं भी हो सकता तो इवन देन हमें जो जिस बात को हम दुरुस्त समझते हैं और हम समझते हैं राष्ट्र हिम्मत में कदम है, हमें अपनी ड्यूटी अदा करनी है एक सियासी कारकुन के तौर पे, और हम इसमें कामयाब होते रहे हैं, अब भी होंगे। जाहिर है कि नाकामी और कामयाबी तो बाद की बात है, लेकिन क्योंकि ये बहस इसलिए हो रही है कि आप ये करेंगे, तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे, इसमें कामयाबी होगी या नहीं होगी, उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपने इससे पहले लॉन्ग मार्च और इस्तीफों की बात तक पहुंच चुके थे, लेकिन अब एक कदम पीछे लिया गया। लॉन्ग मार्च से हम कब भाग रहे हैं? हाँ, इस्तीफों से भाग रहे हैं। मैं वजाहत कर चुका हूं कि वो बातें अपनी जगह कायम है। ये अदम एतमाद की तहरीक कोई खिलाफ से आइडिया नहीं आया। हाँ। ये उस ऑलरेडी चार्टर का हिस्सा है जो हमने साइन किया हुआ है। जी ठीक है, लेकिन लॉन्ग मार्च का अगर फैसला किया जाता है पीडीएम की जानिब से, तो यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो साहब भी उस कंटेनर का हिस्सा होंगे, साथ खड़े होंगे उस लॉन्ग मार्च में। मैं बार बार आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि उन 26 पॉइंट्स के साथ हैं, साथ हैं, साथ हैं। हम उसके सिग्नेटरी हैं, हम उससे नहीं भाग रहे। हम स्ट्रेटेजी के अंदर रहते हुए अपना मुकालमा कर रहे हैं। अभी मैं आपके साथ वो सारा शेयर नहीं कर सकता। पीडीएम की मीटिंग में बैठ के वो शेयर करेंगे, उनसे बात करेंगे और उसके नतीजे में हम उनको कन्विंस करेंगे या वो हमें कन्विंस करेंगे और फिर आपसे शेयर करेंगे। अभी आप मुझसे 500 सवाल करेंगी, मेरा जवाब यही होगा, इसलिए कि मैं आपके साथ वो हिकमत अमली शेयर नहीं कर सकता। राइट, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कायरा साहब, लेकिन मेरा एक और सवाल ये है कि मुझे उम्मीद है कि आप जवाब देना चाहें ना देना चाहें, लेकिन सवाल तो जाहिर है मेरा हक है। और सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक ये भी बहस आई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि अगर हम इस्तीफे देंगे लेकिन उस हमारे सबूत होंगे मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी पर, तो क्या ऐसा ही है कि इस्तीफे तब होंगे जब मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे? इसकी बहुत दफा वजाहत कर चुके हैं कि ये कोई मुतालबा नहीं था, ये कोई डायलॉग नहीं था। ये एक मीटिंग के अंदर कभी पहले कहीं बात हुई थी, वो भी एक अजराह तफाना ने गुजरते हुए पास ये जिस की बात नहीं हुआ, और इस बात की हम 500 चैनल पे 500 दफा बैठ के वजाहत कर चुके। फिर सवाल मौजूद है, मैं हैरान है। जी ठीक है, जाहिर है कायरा साहब सवाल तो फिर करना है ना। अच्छा कायरा साहब, अगर बात की जाए सवाल तो वो करे ना जिसका जवाब ना आया हो। जिस सवाल का 500 दफा जवाब आ चुका, फिर वो करना है। जी कायरा साहब, अगर आप, जाहिर है कि डेमोक्रेटिक वे को आप चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक वे से ही हुकूमत घर जाए, तहरीक अदम एतमाद भी लाना चाहते हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये एक मौक़िफ़ रहा है, तो आप चाहेंगे कि ये हुकूमत किसी भी तरीके से रुखसत हो जाए या फिर इसको किसी चेंज से ही आप घर भेजना चाहेंगे? देखिए, किसी भी तरीके से नहीं, जमहूरी तरीके से, आईनी तरीके से, सियासी तरीके से। हुकूमतें माजी में भी घर भेजी गई गैर आईनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, गैर सियासी तरीके से। हम वो नहीं चाहते। हम किसी अंपायर के नहीं, किसी अंपायर की उंगली के नहीं, हम अवाम की मदद और आईनी ढांचे के अंदर रहते हुए, सियासी असलूब के अंदर रहते हुए इस हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं। और जल्द से सियासी है, कानूनी है, तहरीक सियासी है, कानूनी है, आईनी है। इस मुल्क के अंदर अदम एतमाद की तहरीक वो आईनी और कानूनी है और सियासी है। इस मुल्क के अंदर अगर लॉन्ग मार्च होता है तो वो सियासी अमल है। दुनिया के अंदर जमहूरियतों में कौम को बाहर निकाल के सड़कों पे लाके हुकूमतों को मजबूर किया जाता है। ये जमहूरियत का असलूब है, ये तरीका कार है। आज आप देख नहीं रहे हिंदुस्तान के अंदर जो सिख है सारे इकट्ठे होके, ये जो फार्मर्स हैं वो सारे फार्मर्स इकट्ठे होके उन हुकूमत के खिलाफ सड़कों पे हैं, तो क्या वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं? क्या गैर आईनी काम कर रहे हैं? हम तशद्दुद के खिलाफ हैं, हमारे खिलाफ तशद्दुद होता रहा, हम तशद्दुद नहीं करते। लेकिन सियासी तहरीक, सियासी जदोजहद, ये हमारा रास्ता है, ना हमने माजी में छोड़ा ना आप छोड़ेंगे। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल सियासी रास्ते अपनाए जाएंगे और इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाहिर है कि इसको इसी तरह से देखेगी। लेकिन कायरा साहब, आपकी भी हुकूमत में आपने ही उस मुआहदे का हिस्सा भी रहे जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के साथ हुआ, और इसके अलावा फिर हमने देखा एलन की गवर्नमेंट में भी एक 124 दिन का धरना दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, लेकिन हुकूमत नहीं गई।
तो यानी कि अगर आप तहरीक एतमाद में भी नाकाम होते हैं और लॉन्ग मार्च में भी जाते हैं, वहां पर भी हुकूमत नहीं जाती, वजीर आजम साहब इस्तीफा नहीं देते, तो फिर आईनी रास्ता क्या है? फिर आप जाइएगा, और अब पहले तो इसका जवाब दे चुका हूं मैं, 2-3 सवालों की सूरत में जवाब दे चुका हूं कि हम अपना इखलाकी, कानूनी, सियासी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, हमें वो करनी चाहिए। अगर आपके सवाल के मुताबिक जलसों से भी हुकूमत नहीं जाएगी और रैली से भी हुकूमत नहीं जाएगी, अदम एतमाद से भी हुकूमत नहीं जाएगी, इस हुकूमत ने महंगाई भी कर दी है, बेरोजगारी भी कर दी है, मुल्क में बर्बादी भी ले आए हैं, तो इनको जारी भी नहीं रहना चाहिए। तो फिर तो इसका मतलब हमें घर बैठ जाना चाहिए आराम से, फिर तो बस इस गवर्नमेंट को काम करने देना चाहिए। ऐसा हुआ तो जाइए, जाके वजीर आजम को मुबारकबाद दे आइए आप। जाहिर है, लेकिन अगर आप अवाम की बात करें, महंगाई हो गई। ये सियासत है, ये सियासत हम जानते हैं, आपका काम सहाफत है, आप सहाफत जानते हैं जी। हमें पता है अवामी राय को लेके चलने के बाद किस तरह हुकूमतें शेक की जाती है। आपका काम है सवाल करके उसके जवाब तलाश कराना, ये आपका काम है कि लोगों के अंदर की बातें। जी जी बिल्कुल, मैं कोशिश कर रही हूँ कायरा साहब, वही करने की कोशिश कर रही हूँ। हमें सियासत करनी है जी, लेकिन कायरा साहब, एक चीज़ जो हमने ऑपोजिशन में देखी वो ये है कि ऐवान में महंगाई की आप बात करते हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, आप भी बढ़ने जा रही हैं, इसके ऊपर कोई एहतजाज नहीं होता, इसके ऊपर हुकूमत को मजबूर नहीं किया जाता कि महंगाई का जो इस कदर महंगाई का तूफान बरपा है इसको कम किया जाए। जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, जो बिजली की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, हुकूमत को मजबूर किया जाए कि उन कीमतों को वापस करे। ऑपोजिशन इस तरफ तो नहीं आ रही। मुझे बड़ा अफसोस है जी, आप मुझे किसी एक अपोजिशन के रहनुमा, किसी एक एमएनए, किसी एक सेनेटर की कोई एक स्पीच बता दीजिए असेंबलियों के अंदर, जलसों में, जुलूसों में, कोई एक प्रोग्राम बता दीजिए जो आपके टॉक शोज में हो, जिसमें हमने अवाम के इन इश्यूज को, हुकूमत की नालायकियों को, हुकूमत की नालायक पॉलिसियों की बदौलत अवाम के साथ होने वाले मजालिम को इंडिविजुअली एजिटेट न किया हो। कोई एक। हर रोज हम इनका स्यापा करते हैं, हर रोज हम इनका असेंबलियों में, बाहर, जलसों में, मीडिया में। आपका फिर सवाल है कि हम अवाम के इश्यूज नहीं छेड़ते, पता नहीं कैसे। लेकिन जाहिर है कि इनके ऊपर आप एहतजाज उस तरह से नहीं आता जिस तरह से होना चाहिए, हुकूमत के ऊपर प्रेशर नहीं बिल्ड किया जाता। का ये हिस्सा है, जलसे एहतजाज हैं, जुलूस एहतजाज हैं, असेंबलियों में तकारीर एहतजाज हैं, या आपके प्रोग्राम एहतजाज हैं, इनके अंदर हम यही इश्यूज रेज करते हैं ना, कब नहीं रेज करते। लेकिन वजीर आजम इमरान खान साहब कहते हैं कि पार्लियामेंट को भी एनआरओ इस्तेमाल किया जाता है और पार्लियामेंट को भी एनआरओ के लिए इस्तेमाल किया गया और पार्लियामेंट में भी आकर हमसे एनआरओ मांगते हैं, इसलिए मैं ये सवाल कर रही हूँ। एक शख्स जो अपने हर असूल से बायकॉट कर चुका, उससे यू टर्न ले चुका, आप अगर वजीर आजम की बात कर रही है तो उन्हीं के मैं अभी तक जिक्र कर रहा हूँ ना, उन्हीं का कह रहा हूँ कि यू टर्न लेते हैं, उन्हीं का कह रहा हूँ कि उन्होंने मुल्क बर्बाद कर दिया है, उन्हीं का कह रहा हूँ कि उन्होंने अवाम की जिंदगी में आग भर दी है, और किसका कह रहा हूँ, मैं मोदी का नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया कमरजमान कायरा साहब अपना वक्त देने के लिए। नाजरीन, हमारे साथ थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरजमान कायरा साहब। जाहिर है कि उनका एक वोकल वॉइस भी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और उनका एक अपना मौक़िफ़ है, सियासी रहनुमा है, सियासी बात करते हैं, खुलकर बात करते हैं। और देखा है कि वो हमारे कुछ सवालों पे नाला भी हो गए और उन्होंने कहा कि ये सवाल जो है किया जा रहा है, आप सहाफ़त करें, हम सियासत कर रहे हैं, हमें सियासत का खूब पता है। ज़ाहिर है हम सहाफ़त कर रहे हैं और हमारी सहाफ़त का भी यही असूल है, हमने तो सवाल करना है। लेकिन कायरा साहब नाला हुए, यकीनन ये उनका हक़ है, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। यकीनन अवाम उनके जवाब से मुतमईन हुए होंगे या नहीं होंगे, इसका अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।